डेट भी। अच्छा, मतलब हम लोग जैसे अगर रिलेट करें, अभी हम लोगों ने साइंस के मैक्सिमम चैप्टर कवर किए हैं। हमारा जो चैप्टर आज हम लोगों ने बिगिन करना है या स्टार्ट करना है वो चैप्टर कौन सा है? साउंड। ये साउंड चैप्टर आपके पास फिजिक्स पार्ट में नोट किया गया है और फिजिक्स के अंदर इस साउंड चैप्टर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। इसके अंदर साउंड चैप्टर के अंदर मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी बहुत अच्छी हैं, नॉलेजेबल बातें भी बहुत अच्छी हैं और एट द सेम टाइम कुछ थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की ना शुरुआत सबसे पहले होती है शब्द से, दैट इज साउंड। हम सबसे पहले समझने ये वाले हैं कि ये साउंड बेसिक बात का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। साउंड क्या है? हम लोग ना जिस नेचर के अंदर रिसाइड करते हैं उस नेचर के अंदर ना अलग 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 तरह की एनर्जीज पाई जाती हैं। जैसे हमारे इस नेचर के अंदर एक एनर्जी होती है जो ना हमारा विजन पॉसिबल करवाती है, हमारा देखना पॉसिबल करवाती है। उस विजन पॉसिबल करवाने वाली एनर्जी को क्या नाम से जाना जाता है? आपने में भी शायद पढ़ा भी हो, लाइट एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी एनर्जी इस नेचर में एग्जिस्ट करती है, वहीं से बात रिलेट होती है किसकी? साउंड की। बोला जाता है साउंड हमारी नेचर के अंदर एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हेयरिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है। हेयरिंग सेंसेशन मतलब जो हमें सुनना पॉसिबल करवाती है और इस हेयरिंग सेंसेशन की वजह से बेसिकली हम आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो मुझे अपनी बात किसी और को बतानी है या किसी और से मुझे अपनी बात सुननी है तो वो जो कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाया जाएगा वो कम्युनिकेशन एक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है और इस एनर्जी को जो हेयरिंग सेंसेशन प्रोवाइड करे उसको क्या नाम से जाना जाता है? साउंड के नाम से जाना जाता है। जब साउंड को डिफाइन किया जाता है इस डेफिनेशन के अंदर एक बात तो ये आती है कि ये एनर्जी है, हेयरिंग सेंसेशन दे रही है और कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा रही है। साथ ही साथ इसके अंदर एक और बात सेकंड रिलेट की जाती है और वो क्या? इसको हम अभी अलग से भी समझने वाले, लेकिन इनिशियल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए। अगर कहीं पर भी ये वाली एनर्जी प्रेजेंट है, साउंड एनर्जी जो आपको हेयरिंग सेंसेशन प्रोवाइड करा रही है ताकि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, ये साउंड एनर्जी हमेशा तभी पॉसिबल आ पाती है या ये साउंड एनर्जी तभी प्रोड्यूस हो पाती है जब वहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट एक स्पेशल तरीके का मोशन कर रहा हो और उस स्पेशल तरीके के मोशन को क्या नाम से जाना जाता है? टू फ्रो मोशन। इस टू फ्रो मोशन के बारे में जस्ट अब हम इनिशियली पढ़ने वाले हैं, बट इनिशियली मैं बता देता हूं ये टू फ्रो मोशन की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। ये जो टू फ्रो नाम का मोशन है इसके और भी नाम है। इस टू फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी मोशन के नाम से भी जाना जाता है, इस टू फ्रो मोशन को वाइब्रेटरी मोशन के नाम से भी जाना जाता है और इस टू फ्रो मोशन को सुना होगा पीरियोडिक मोशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे एसएचएम से भी रिलेट होगा, लेकिन हाँ अभी के लिए इसे टू फ्रो मोशन भी बोलेंगे, इसे वाइब्रेटरी भी बोलेंगे, ऑसिलेटरी भी बोलेंगे और साथ में क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। तो मतलब अगर हमारे पास साउंड की डेफिनेशन या साउंड को डिफाइन करने की बात की जाए तो क्लब करके दोनों बातें बोली जाती हैं। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी नेचर के अंदर जो हमें हियरिंग सेंसेशन दे और हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाए। बात समझाने के लिए हर चीज इशारे में यूजुअली ज्यादा नहीं बेटर हो पाती, कम्युनिकेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए साउंड। और अगर कहीं पर कोई साउंड एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है वो तभी एग्जिस्ट कर रही है जब वहां पर एक स्पेशल तरह का मोशन हो रहा है कॉल्ड एज टू फ्रो मोशन। इसको डिफाइन करने के बाद हम लोग अभी टू फ्रो मोशन की बात करेंगे है क्या थोड़ा बेटर से, बट पहले लिखते हैं, लिख लेते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that provides us sensation of hearing, that provides us sensation of hearing, that provides us sensation of hearing, sensation of hearing, sensation of hearing, full stop. Whenever sound is produced, whenever sound is produced, whenever sound is produced, it is due to a special type of motion, it is due to a special type of motion called as two-fro motion, called as two-fro motion.
स्लैश डाल के इसके और सारे नाम भी लिखने हैं, टू फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये इसके सारे के सारे नाम रिलेट कर लेने हैं। तो साउंड की डेफिनेशन के अंदर ये दो प्राइमरी इसको डिफाइन करती हैं बातें। एक एनर्जी जो हियरिंग पॉसिबल करवाकर, हियरिंग सेंसेशन देकर कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाए, और तभी प्रोड्यूस हो जब कौन सा मोशन हो रहा हो, टू फ्रो मोशन हो रहा हो, जिसे ऑसिलेटरी, वाइब्रेटिव, पीरियोडिक के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे थोड़े से नाम यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं कि ये मोशन ये होता क्या है। अच्छा, इन दोनों बातों को लिखने के बाद ना एक हेडिंग डालते हैं, टू फ्रो मोशन। ये सारे नाम लिख लिए, अगर ये नाम लिख लिए तो ना हम एक हेडिंग रिलेट करते हैं, टू फ्रो मोशन। टू फ्रो मोशन की हेडिंग रिलेट करते हैं। जरा समझते हैं कि टू फ्रो मोशन है क्या, ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक बार दोबारा रिपीट है, ध्यान से। टू फ्रो मोशन हेडिंग डालनी है, टू फ्रो मोशन मतलब बड़ी प्रिसाइजली साउंड अगर कहीं पर भी आ रही है तो ये मोशन हो रहा होगा जी। कौन सा मोशन हो रहा होगा? टू फ्रो मोशन। इसलिए ध्यान से सुनो, ये टू फ्रो मोशन क्या होता है। इजी, बहुत इजी, बट सुनना जरा ध्यान से। लेटस से हमारे पास ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट ना सपोज करो अपनी इस जगह पर पड़ा है, ये इसकी कोई पोजीशन है जहां पर ये ऑब्जेक्ट अभी है, एट प्रेजेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करे और चलते 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 डिस्टेंस कवर करते 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 एक एक्सट्रीम एंड तक जाए, एक एक्सट्रीम एंड तक जाने के बाद वहां जाकर रुक जाए, रुकने के बाद ये वापस उसी जगह पर आए जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद जितना इसने डिस्टेंस एक साइड या डिस्प्लेसमेंट एक साइड पे प्रिवेल किया या फॉलो किया, उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करे, और करने के बाद वहां जाकर रुक जाए, और रुकने के बाद फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। क्या बोला मैंने? लेटस से कोई ऑब्जेक्ट आपका इस जगह पर खड़ा था, ये ऑब्जेक्ट यहां से चलते 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 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करते करते एक एक्सट्रीमेंट तक गया। सपोज करो 2 मीटर चला, सपोज करो 2 सेंटीमीटर चला, सपोज करो 5 सेंटीमीटर चला, सपोज करो 3 मिलीमीटर चला, एक साइड पे उसने कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फॉलो किया, वहां जाकर रुक गया, रुकने के बाद ये उसी जगह पर वापस आया जहां से चला था। उसके बाद जब इसने ये काम किया, फिर ये जितना डिस्टेंस एक साइड में चला था उतना ही डिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले। मतलब अगर यहां 3 सेंटीमीटर चला, अपोजिट डायरेक्शन में कितना चलेगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर चलने के बाद वहां पर जाकर रुक जाए, और रुकने के बाद वापस इस पोजीशन पे आ जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का कॉन्टिन्यूअस मोशन करता रहता है तो इस तरीके के स्पेशल तरह के मोशन को टू फ्रो मोशन भी बोलते हैं, इसे ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, इसे वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, और इसे पीरियोडिक मोशन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऑब्जेक्ट जब टू फ्रो मोशन कर रहा होता है, टू फ्रो मोशन करते हुए जिस जगह से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, उसकी उस पोजीशन को दो नामों से जाना जाता है। इस पोजीशन को मीन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, और ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया ना, उसकी उस पोजीशन को क्या बोला जाएगा? मीन पोजीशन, ज्यादा बेटरली मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जहां तक एंड्स तक वो ट्रैवल करता हुआ गया है, इन एंड्स वाली पोजीशन को बोल दिया जाता है क्या? एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या बोल दिया जाता है? एक्सट्रीम पोजीशंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट अपनी रेलेवेंट जगह से चलना स्टार्ट करे, चलते चलते वो एक एक्सट्रीम एंड तक जाए, वहां जाकर रुक जाए, रुकने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आए जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, फिर एक साइड में जितना डिस्टेंस प्रेफर डिस्प्लेसमेंट उसने प्रेफर की, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट वो अपोजिट साइड पे करे और वहां जाकर रुक जाए, और फिर यहां पर वो वापस आ जाए जहां से वो चलना स्टार्ट किया था। तो इस तरह के मोशन को टू फ्रो बोला जाता है। तो बोला जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अराउंड कंटीन्यूअसली मूव करता रहता है तो इस तरह के मोशन को किस नाम से जाना जाता है? टू फ्रो मोशन। बट एक बात बड़ी माइंड में ब्रॉडली क्लियर रखनी है कि टू फ्रो मोशन जरूरी नहीं हर बार ऐसा होगा। अपने माइंड में ऐसा एंगल नहीं सोचना, हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। टू फ्रो मोशन ऐसा भी हो जाए जो हम बोर्ड पर थोड़ा ज्यादा बेटर नहीं रिलेट कर सकते, हो सकता है टू फ्रो मोशन कुछ ऐसा हो जाए। तो किसी भी जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन कर रहा है तो उस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है? टू फ्रो मोशन। और अगर कहीं पर ये स्पेशल तरीके का टू फ्रो मोशन हो रहा है तभी जाकर वहां पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? साउंड, जो आपको हियरिंग सेंसेशन दे रही है और साथ ही साथ वो आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा रही है। इस वक्त अगर
मैं आपके सामने साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं अपने माउथ से, मेरे थ्रॉट के अंदर आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ये वोकल कॉर्ड्स एयर के प्रेशर की वजह से टू फ्लो मोशन करती हैं। जब ये टू फ्लो मोशन करती है तब हमारा माउथ क्या प्रोड्यूस कर पाता है, साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। जितने भी व्हीकल्स बाहर साउंड एमिट करते हैं हॉर्न की फॉर्म में, वहां पर भी कोई ना कोई एलिमेंट कौन सा मोशन कर रहा होता है, टू फ्लो मोशन। मतलब आज के बाद एक बात बड़ी स्पेसिफिकली क्लियर रहनी चाहिए, कहीं पर भी अगर साउंड प्रोड्यूस होती है, कहते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो हियरिंग सेंसेशन दे रही है या कम्युनिकेशन करवा रही है, वो तभी प्रोड्यूस होगी जब जब वहां पर एक स्पेशल तरीके का मोशन होगा, दैट इज टू फ्लो मोशन। और जहां से वो ऑब्जेक्ट रिलेटिवली बार बार चलता है या बार बार अपनी जगह पर वापस आता है, उस पोजीशन को दो नामों से जाना जाता है, मेन पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम। जो एक्सट्रीम एंड्स तक गया है उन पोजीशंस को क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीम। इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन और इस पोजीशन को भी क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर सपोजिटली ये डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस 7 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 7 मीटर। एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब जितना एक साइड पर चलेगा उतना ही क्या चलेगा, दूसरी साइड पर चलेगा। तो ये टू फ्लो मोशन के बारे में थोड़ी सी बात डिस्क्राइब आपको पता होनी चाहिए, ये होता क्या है। एट दी सेम टाइम अभी ना थोड़ा हम टू फ्लो मोशन को ग्राफिकली भी प्लॉट करके देखेंगे, ये कैसा होता है, जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में बहुत रिलेट करने वाला है। जरा पहले लिखते हैं, हेडिंग डाली टू फ्लो मोशन, लिखते हैं इसे। अगर एग्जाम में हम कोई भी हेडिंग मार्क कर रहे हैं, माइंडेड उस हेडिंग को थोड़ा सा ब्लॉक लेटर अंडरलाइन, थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें जी उसको करने के लिए। जैसे इनविजिबल सी पेंसिल स्केल नहीं है हाथ में, उससे थोड़ा अंडरलाइन, थोड़ा अपना पैटर्न सुधारें, आपको हेल्प मिलेगी। अपने प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट थोड़ा इंप्रूव करें। लिखते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट continuously moves about its mean position, then such type of motion is called as two flow motion. Is called as two flow motion. Then such type of motion is called as two flow motion. हम टू फ्लो मोशन का ना यहाँ पर ये डायग्रामेटिक व्यू भी रिप्रेजेंट करके बताएंगे ताकि आपको पता रहे टू फ्लो मोशन कैसा होता है। हम बोर्ड पर यूजुअली ऐसा बनाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया किसी भी डायरेक्शन किसी भी एंगल पे हो सकता है। ये डायग्रामेटिक व्यू बना सकते हैं हम लोग इसका टू फ्लो मोशन का। करते हैं इधर जल्दी से, और इसमें पोजीशन जरूर मार्क करनी है, और डायग्राम पेंसिल स्केल से कोशिश करें लेबलिंग ब्लॉक लेटर में बनाना था जल्दी से फटाफट से। ये भी डायग्राम बना लो। मेन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन के नाम से जाना जाता है या फिर इक्विलिब्रियम। और इन पोजीशंस को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशंस। इसको भी तो ये टू फ्लो मोशन का एक सिंपल सा पिक्टोरियल भी हो जाता है, जिससे आपको पता लगता है एक्चुअली में टू फ्लो मोशन होता क्या है। बट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आपको इनिशियली पता होना चाहिए। और अगर हम लिख रहे हैं ना ये टू फ्लो मोशन है, माइंडेड ये टू फ्लो भी है, ये ऑसिलेटरी भी है, ये वाइब्रेटरी भी है, और साथ में कौन सा है, पीरियोडिक मोशन भी है। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से ड्रॉ करते हैं फटाफट से टू फ्लो मोशन। हो गया। अच्छा, इसको ड्रॉ करने के बाद ना जरा टू फ्लो मोशन का थोड़ा सा ग्राफिकल प्लॉट भी समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं। इसके बाद ना एक हेडिंग डालना जी, और वो हेडिंग क्या डालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसको जरा और ध्यान से सुनना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, या फिर कौन सा, वो अभी आगे आएगी, अभी आगे। कोई बात नहीं, उससे कोई बात रिलेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और टू फ्लो मोशन
ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। कोई बात नहीं, हेडिंग डालते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि अगर कोई टू फ्रो मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन कर रहा है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा समझना ध्यान से। ये आगे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी कर देगा, अब इस चैप्टर में भी और कुछ आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी। ध्यान से सुनना जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं टू फ्लो मोशन की, ये जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, एक बात क्लियर रहे, ये किसकी बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है, टू फ्लो मोशन। जरा इसी के रेफरेंस में देखते हैं इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट किया जा सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। हमने पढ़ा है अगर हमें कोई भी ग्राफिकल प्लॉट बनाना होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे दो एक्सेस के बीच में बनता है एब्सिस ऑर्डिनेट, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में प्लॉट बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम लोग ये वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं ना इसका ग्राफिकल प्लॉट बनाने के लिए, लेट अस से वाई एक्सिस ना हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो एक्स एक्सिस वाला हमने पार्ट लिया, ये जो एक्स एक्सिस है, लेट अस से एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। मतलब जैसे जैसे हम यहां आगे बढ़ेंगे टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे हम यहां ऊपर जाएंगे वहां डिस्टेंस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये ओरिजिन बोला जाता है, मतलब यहां पर दोनों साइड्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 0, इसको 0 0 बोलते हैं, ऐसा सही है ना जी बात। अच्छा, टू फ्रो मोशन का ना जरा ग्राफिकल प्लॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट ने टू फ्रो मोशन करने के लिए कहां से चलना स्टार्ट किया, मेन पोजीशन से। लेट अस से इसकी मेन पोजीशन को ना मैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट मानता हूं, ध्यान से सुनना, ओरिजिन वाला पॉइंट मानते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट ने ना अपनी मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, और चलने के बाद ये ना ऑब्जेक्ट यहां तक आना चाहता है। लेट अस से एग्जांपल, ये जो पूरा राइट साइड में डिस्टेंस है ना, ये कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। अब जब ये ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा 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 डिस्टेंस कवर करके टोटल कितना कवर करेगा, 5 सेंटीमीटर। लेट अस से इस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में पहले 1 सेंटीमीटर कवर किया। सपोज करो टाइम कितना निकला उसका, 1 सेकंड, और 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, सपोज करो 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम क्लब करें, हमें एक पॉइंट मिलेगा, क्लब करने के बाद मिलेगा, शायद ऐसी ग्राफ प्लॉट किया जाता है। फिर अगले 2 सेकंड के अंदर इस ऑब्जेक्ट ने बेसिकली फिर 1 सेंटीमीटर और कवर कर लिया। मतलब पहले 1 सेंटीमीटर चला, अब 1 सेंटीमीटर और कवर किया अगले 2 सेकंड में। मतलब और थोड़ा टाइम निकला, और थोड़े टाइम निकलने में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 सेंटीमीटर और कवर कर लिया। अब हमें इधर से भी क्या मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया। सही है जी बात ये। अब थोड़ा सा टाइम और पास ऑन हुआ, और ये ऑब्जेक्ट अब 2 सेंटीमीटर कवर करने के बाद 3 सेंटीमीटर पे आ गया। अब थोड़ा सा टाइम और निकला, और उस टाइम इंटरवल के अंदर इसने 1 सेंटीमीटर और कवर किया, और कवर करने के बाद ये कहां पर आ गया, कुछ इस जगह पर आ गया। फिर सपोज करो और थोड़ा टाइम निकला, और थोड़ा टाइम निकलने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर कर लिया 4 सेंटीमीटर का। कितना कवर कर लिया, 4 सेंटीमीटर। ऐसे करते 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 हमें पॉइंट्स ऑब्टेन हो जाएंगे बहुत सारे। अब जब थोड़ा और टाइम पास ऑन हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने अब डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक और पॉइंट मिला जी, मिला। मैथमेटिक्स के अंदर ये जितने हमें पॉइंट्स मिले, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें सारों को, हमें ग्राफिकल प्लॉट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब ये ग्राफिकल प्लॉट किस साइड वाला मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट जब इधर जा रहा है और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर हम इन सबको ज्वाइन करें, हम लोगों को एक ग्राफिकल प्लॉट मिला कुछ इस तरीके का। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने कुछ टाइम में पहले 1 सेंटीमीटर कवर किया, फिर थोड़ा टाइम और निकला, फिर इसने 2 सेंटीमीटर कवर किए, फिर थोड़ा सा टाइम और निकला, इसने 3 सेंटीमीटर कवर किए, थोड़ा सा टाइम निकला, फिर 4 सेंटीमीटर कवर किए, थोड़ा सा और टाइम निकला, कितने सेंटीमीटर कवर किए, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये राइट साइड पे 5 सेंटीमीटर पे आ गया, ये टू फ्रो मोशन कर रहा है, ये वहां 5 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे आने के बाद रुक जाएगा। अगर ये वहां पर रुकेगा, अब रुकने के बाद क्या ये रिवर्स मोशन नहीं करेगा टू फ्रो मोशन में। मतलब अब ये 5 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर जाकर रुक गया है, और रुकने के बाद अब ये रिवर्स मोशन कर रहा है। रिवर्स मोशन का मतलब 5 सेंटीमीटर से ये 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है, 4 सेंटीमीटर से ये 3 सेंटीमीटर पे आ रहा है। ग्राफ हमेशा प्रोपगेटिंग बना रहे हैं, हम उस ग्राफ को ना वापस नहीं कर सकते। क्यों? मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते 5 सेंटीमीटर से हम यही वाला पॉइंट 4 सेंटीमीटर वाला ले लेंगे। क्यों? उससे टाइम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कभी भी कम नहीं होता, टाइम क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। तो अब हम लोग ना इस ग्राफ को प्रोपगेटिंग नेचर के लेने के लिए, अब इसने क्या किया, 5 सेंटीमीटर में जब ये चला गया, नेक्स्ट कुछ 1 सेकंड के अंदर
अब इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे आ गया। फिर थोड़ा सा टाइम और निकला, ये ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे आ गया, 3 सेंटीमीटर। हो सकता है मेरे पॉइंट्स मैच ना करें, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम पास हुआ, फिर इस ऑब्जेक्ट ने कौन से पॉइंट पर आ गया, ये 2 सेंटीमीटर वाले पे। फिर थोड़ा सा और टाइम पास हुआ, अब ये कितने पॉइंट पर आ गया, 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे। फिर थोड़ा और टाइम पास हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने कौन से पॉइंट पे आ गया, ये कुछ बिल्कुल ही लो पॉइंट पे। ऐसा कुछ हुआ जी, मतलब ग्राफ हमेशा प्रोपगेटिंग बन रहा है। अब ये 5 सेंटीमीटर से रिवर्स चल रहा है, 5 से पहले 4 पे आया, 4 से फिर 3 पे आ गया, 3 से फिर 2 पे आ गया, 3 से 2 से फिर 1 पे आ गया, और 1 पे आने के बाद अभी किधर आ गया, अपनी वापस कौन सी पोजीशन पे आ गया, मेन पोजीशन पे। अब जो सेकंड हाफ कुछ प्लॉट बना वो कुछ ऐसा बना। मतलब आप एक बात रिलेट करो, जब एक ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन कर रहा है ना, तो इस टू फ्रो मोशन के अंदर जब ऑब्जेक्ट पहले राइटवर्ड्स जाना स्टार्ट हुआ था, उस राइटवर्ड्स पोर्शन का ग्राफ सिर्फ इतना बना। अब रुकने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है, उसका ग्राफिकल प्लॉट कितना बना, कुछ इतना बना। मतलब ये एक साइड का राइटवर्ड और बैकवर्ड मोशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से रिलेट हुआ। अच्छा, अब अगर इसने राइट साइड पे ऐसा किया, लेफ्ट साइड पे भी सेम करेगा, ये करेगा ही नहीं करेगा। यहां से चलेगा 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, फिर 5 4 3 2 1, कुछ ऐसा नहीं करेगा। दूसरी साइड का ग्राफ दिखाने के लिए हम इस ग्राफ को इस एक्सिस पे कुछ ऐसे नीचे रिलेट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। बाकी वे सेम होता है बनाने का, बट दूसरी साइड पर ये हो रहा है काम, मतलब पहले एक्सट्रीम एंड दूसरी साइड पे जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन प्रिवेल करता है या टू फ्रो मोशन करता है जिसकी वजह से साउंड आती है, कहा जाता है इस टू फ्रो मोशन का अगर आप कभी भी ग्राफिकल प्लॉट बनाओ, इसका ग्राफिकल प्लॉट कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ये ग्राफ इनिशियली यहां पर समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस ग्राफ से आगे की आपको बहुत सारी बातें इजीली रिलेट हो जाएंगी। मतलब टू फ्रो मोशन का ग्राफ कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है। डिटेल में हम इसे कुछ ऐसे भी बनवा सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बात बार बार नहीं करेंगे, तो पहले ही इनिशियली इस चैप्टर में कवर करके चलते हैं कि टू फ्रो मोशन का ग्राफ कैसा बनने वाला है, कुछ इस तरीके का बनने वाला है। ये एक साइडेड ग्राफ है और दूसरा नीचे वाला क्या है, दूसरी साइड वाला ग्राफ है, लेकिन बनेगा कुछ ऐसा। इस ग्राफ को साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा रिलेट होने वाला है। कौन से मोशन का ग्राफ है ये, टू फ्रो मोशन का ग्राफ। तो हमने ये जो हेडिंग मार्क की थी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा सा बनता है। हम लोग अपनी कॉपी के अंदर ना ये ग्राफ को रिलेट करेंगे। ये सब बात क्लियर हुई, पक्का? इस ग्राफ को जरा हम रिलेट करते हैं टू फ्रो मोशन के, ताकि हमारी कॉपी में ना नोट हो जाए और याद रहे ये ग्राफिकल प्लॉट टू फ्रो मोशन का है। ये ग्राफ बनाएंगे जरा जल्दी से, ध्यान से बनाना है, लेकिन बहुत ध्यान से। टू फ्रो मोशन का ग्राफिकल प्लॉट है। इस ग्राफ के ऊपर अगर आप चाहो तो ऐसा टू फ्रो मोशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आपको रिलेट रहे। ये ग्राफ हमने टू फ्रो मोशन का बनाया, और ये जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, जिसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ग्राफ किसका है ये, टू फ्रो मोशन। ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जी हम, जल्दी से करते हैं बात अभी। ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जल्दी से। तो मतलब आज के बाद अगर कभी भी टू फ्रो मोशन की बात आए जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आपको रिलेटिवली समझ में आना चाहिए टू फ्रो मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा है। और इस ग्राफ को देखकर बात बड़ी अच्छी क्लियर होनी चाहिए। इधर देखो जरा, ये जो फर्स्ट हाफ वाला पार्ट है, फर्स्ट हाफ, ये एक साइडेड मोशन है। फिर ये जो सेकंड हाफ आएगा, ये वापस आने वाला मोशन है। ये एक साइड का हो गया ऊपर वाला, फिर नीचे वाला कौन सी साइड का हो गया, दूसरी साइड का। मतलब ये भी ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है, पहले एक्सट्रीम दूसरी साइड पे जाना, वो इतना पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, और फिर वापस मीन पोजीशन पे आ जाना, वो कुछ ऐसा पोर्शन रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये टू फ्रो मोशन का कुछ ग्राफिकल प्लॉट है जी हमारे पास। मतलब कंक्लूडिंग बात, कभी भी इस नेचर के अंदर वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी
जो आपको हेयरिंग सेंसेशन दे रही है और कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा रही है, वो तभी होगी जब ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मोशन करेगा। और इसको अगर हम पेन पेपर पर ग्राफिकली प्लॉट करें, उसको क्या बोला जाएगा, कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन। इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। ये वन साइड की बात है, ये दूसरी साइड की बात है। अच्छा, वन साइडेड बात भी दो हिस्सों में स्प्लिट होती है, फर्स्ट उधर जाना फिर रिवर्स आना। ये आपको बात यहां से पढ़नी आनी चाहिए, नोट करनी आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ये टू फ्रो मोशन करता रहेगा, साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी। यहां से एक छोटी सी बात और क्लियर होनी चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट एक बार टू फ्रो कर रहा है, एक बार मतलब यहां से चला, इधर आया, उधर गया, इधर आ गया, एक बार। दोबारा देखो, यहां से चला, इधर आया, उधर गया और यहां आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार टू फ्रो कर रहा है तो इस एक बार टू फ्रो करने को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस एक बार टू फ्रो को वन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस एक बार टू फ्रो करने को वन वाइब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक बार टू फ्रो करने को वन ऑसिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार टू फ्रो कर रहा है, वन टाइम टू फ्रो। अगर ये दो बार करेगा तो उसे बोल दिया जाएगा दो साइकिल्स, टू ऑसिलेशंस, टू वाइब्रेशंस। अगर कोई 10 बार करेगा उसे क्या बोल दिया जाएगा, 10 साइकिल्स, 10 ऑसिलेशंस या फिर 10 वाइब्रेशंस। ये जो हमने अभी अपने सामने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ हमने सिर्फ एक बार टू फ्रो का बनाया है, दैट इज वन साइकिल का बनाया है। अगर लेटस से कोई ऑब्जेक्ट दो साइकिल्स परफॉर्म करता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है, ये पहली साइकिल, फिर उसके बाद ये दूसरी साइकिल, सेम सा होगा बिल्कुल। और अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 बार ऑसिलेशन करता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम और फिर थर्ड टाइम। मतलब जितनी ऑसिलेशन करता रहेगा उतनी ही साइकिल्स जनरेट होती रहेगी। लेकिन प्राइमरली समझ में आना चाहिए, ग्राफ ऐसा ही बनेगा जी, बिल्कुल। मेरी बात समझ में आई? मैं इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए भी दे रहा हूं, जब आगे टॉपिक वेव का जनरेट होता है ना, जैसे ही वेव नाम का शब्द आता है ना, हमारे वेव नाम के शब्द में हमारे दिमाग में ये आता है। अब वहां से ना डिफरेंस क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छा, ये क्या है और वो वेव क्या है। तभी मैं बोल रहा हूं इसको जरा समझने वाली बात है। ये टू फ्रो मोशन का ग्राफिकल प्लॉट है। एक बार अगर टू फ्रो तो ये, दो बार अगर टू फ्रो तो ये, तीन बार अगर टू फ्रो ये। अगर ऐसी 15 बार टू फ्रो हो गया, 20 टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स हो गया, तो ऐसी बनाई जा सकते हैं। बट एक बार को कुछ ऐसा बोलते हैं, वन साइकिल वन ऑसिलेशन, दो बार को दो ऑसिलेशन दो साइकिल बोल दिया जाएगा। ये भी हमें यहां से बात क्लियर होनी चाहिए। डन जी, समझ में आई? लिखते हैं इसे भी, स्टार मार्क करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट performs if an object performs two flow motion, if an object performs two flow motion for only one time, then it is called one cycle. Then it is called one cycle. स्लैश डाल के one oscillation, स्लैश डाल के one vibration, स्लैश डाल के one vibration। अगर नहीं बनाया था आप भी बना लेना। वन वाइब्रेशन। आपने क्या करना है, थोड़ा सा दोनों तीनों बातों को बनाने के लिए ऐसा कुछ कर लो, ये ग्राफ बना लो जी। अच्छा खुद देखो, रिलेट करो, ये कितनी साइकिल्स का ग्राफ है, वन साइकिल, मतलब इसके आगे ऐसे लिख लो, ये वन साइकिल का ग्राफ है। अच्छा ये कितनी साइकिल्स का ग्राफ है, खुद रिलेट करो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, कितनी साइकिल्स का ग्राफ है, ये 3 साइकिल्स का। इसके आगे ऐसे लिख लो, ये 3 साइकिल्स का ग्राफ है। और 3 ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, 3 वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, ऐसे रिलेट कर लो। ये कितनी साइकिल्स का ग्राफ है, ये कितनी का है, आई थिंक 2 साइकिल्स का, तो इसको भी आप रिलेट कर लो, ये 2 साइकिल्स का ग्राफ है। ऐसे रिलेट कर लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पेंसिल स्केल से, सॉरी। ये थोड़ा लेटर्स ब्लॉक में लिखना बेटर रहता है, प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है हमारी।
तो मतलब यहां तक ना आपको दोनों तीनों बातें क्लब हो जानी चाहिए। व्हाट इज साउंड एनर्जी, है क्या ये, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कब होगी, जब टू फ्रो मोशन होगा, और तीसरी बात टू फ्रो मोशन का ग्राफिकल प्लॉट क्या है, ये समझना अच्छी बात है और थोड़ा सा बेटर भी वर्क है ताकि हमारे आगे के टॉपिक रिलेटेड रहे। और क्लियर होना चाहिए व्हाट इज वन साइकिल, व्हाट इज टू साइकिल, व्हाट इज थ्री साइकिल, व्हाट इज 20 साइकिल्स, मतलब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, आपको इस ग्राफ में पढ़ना आना चाहिए ये वन साइडेड है, ये दूसरी साइडेड है, वन साइडेड भी फिर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, बिकॉज ये आगे काम करेगा जब आप थोड़ा सा वेवलेंथ वाले पार्ट पे आएंगे तब ये वहां पर भी काम करेगा। ये ग्राफ आपको बहुत रिलेट करने वाला है इस चैप्टर में। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, टू फ्रो मोशन हो रहा है मतलब कुछ ग्राफिकल प्लॉट ऐसा है। मेरी बात समझ में आई जी, क्लियर। तो ये हमारा इनिशियल प्राइमरी से इंट्रोडक्शन है। मतलब देखो साउंड क्या होती है, उसके बाद साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, दैट इज टू फ्रो मोशन, उसके बाद उस टू फ्रो मोशन का थोड़ी डिटेल और उसके बाद ग्राफ। ये जो तीन बातें हमने कवर की ये इस साउंड चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, या आप इसे एज अ होल एज अ टॉपिक भी मान सकते हो, लेकिन ये एक बड़ा बेसिक टॉपिक है और बड़ा बेस बनाने वाला टॉपिक है जो चैप्टर को बड़ा इजी कर देगा। इस सारी बात को खत्म करने के बाद हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पिकअप करके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है काफी आस्केबल क्वेश्चन है, स्कूल्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इजी सा टॉपिक है और समझने वाला भी है। हेडिंग डालेंगे सारे जो हमने नेक्स्ट पार्ट पिकअप करना है। हेडिंग सारे प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कोई भी हेडिंग डालें, पेंसिल स्केल से उसे अंडरलाइन करें, ब्लॉक लेटर्स में मार्क करें, आपको पेपर में काफी अच्छी प्रेजेंटेशन की हेल्प मिलती है। मतलब हमारा कंटेंट और हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो, हमें मैटर बहुत अच्छे से पता हो और हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, हम लोगों का स्कोर बहुत अच्छा अपलिफ्ट हो सकता है। दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये हमारे चैप्टर का सेकंड बात रहने वाली है। पहला ये, दूसरा ये। हेडिंग डाली थी तो मतलब पहला टॉपिक हमारा बना ये, और अब दूसरा बड़ा मेजर टॉपिक बनता है वो है ये। सबसे पहली बात, इस पूरे टॉपिक के अंदर एक वर्ड आया प्रोपगेशन। अगर हम प्रोपगेशन वर्ड का बड़ा सिंपल सा मतलब समझे, प्रोपगेशन वर्ड का मतलब होता है साउंड का ट्रैवल करना। और अब हम साउंड की बहुत ज्यादा बात करेंगे, साउंड का ट्रैवल करना। लेट अस से इस जगह पर खड़ा हुआ अगर मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, वो साउंड आप तक पहुंच पा रही है, इसका मतलब मेरी साउंड यहां इस पहले पॉइंट से ट्रैवल करती करती वो दूसरी जगह पर जा रही है। इस ट्रैवलिंग ऑफ साउंड को किस नाम से जाना जाता है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड के नाम से जाना जाता है। अगर बड़ी लिमिटेड और सिंपल एक लाइन में बोला जाए प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वो तो टू फ्रो मोशन की वजह से होती है, वो हम बात करके आए। साउंड ट्रैवल कैसे करती है अगर एक बॉक्स में बोला जाए या फिर एक प्रिसाइज बात में बोला जाए, हमने लिखा भी था। बहुत सिंपल बात है, साउंड कैसे प्रोपगेट करती है। दो फिनोमिनाज होते हैं जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल कर पाती है, साउंड प्रोपगेट। बाहर किसी ने हॉर्न बजाया, सपोज करो किसी ने हॉर्न बजाया, उसकी साउंड ट्रैवल करती करती हमारे तक आई, वो किस वजह से आई? वो दो फिनोमिनाज की वजह से आई। प्रोपगेट किस वजह से हुई? हमें घर में थप्पड़ लगा, दूसरे रूम में आवाज सुनाई देती है, वो किस वजह से देखने को मिला? प्रोपगेशन ऑफ साउंड दो चीजों की देखने की वजह से मिला। और वो दो फिनोमिनाज कौन कौन से हैं? एक फिनोमिना को बोला जाता है कंप्रेशन और एक फिनोमिना को बोला जाता है क्या? रेयरफैक्शन। तो अगर हम बोल रहे हैं साउंड प्रोपगेट कर रही है, इट इज ड्यू टू टू फिनोमिनाज कॉल्ड एज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इस पूरे टॉपिक के अंदर आप कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को समझने वाले हो, ये है क्या चीज है और काफी आस्केबल है। बट पहले जरा ये इनिशियल इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर समझते हैं इसे। लिखते हैं, हेडिंग डाली, लिखते हैं जी, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, the propagation of sound or the propagation of sound or traveling of sound, the propagation of sound or traveling of sound is due to two phenomena called as compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Compression and rarefaction. किस फिनोमिना की वजह से होगी ये? Compression and rarefaction. लिखा जी पक्का?
क्लियर? तो मतलब जो साउंड की प्रोपगेशन है वो दो फिनोमिनास की वजह से, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। अगली क्लास के अंदर हम लोग इन दोनों को थोड़ा रिलेट करेंगे। इन दोनों को रिलेट करने से पहले थोड़ा एक मैं वर्ड भी बता दूंगा जिसकी वजह से चीज और थोड़ी सी रिलेटेबल हो जाएगी, दैट इज मीडियम। मीडियम एक छोटा सा पॉइंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग इनको पढ़ लेंगे ताकि आपका ये सेकंड पार्ट भी क्या हो जाए, क्लब हो जाए। ये हम लोग अपनी अगली क्लास में देखने वाले हैं। जितना कंटेंट हम पढ़ रहे हैं इसे रेगुलराइज क्लब करें, आपको आने वाले टॉपिक्स इजी मिल जाएंगे। क्लियर? ये हम अपनी अगली क्लास में कवर करते हैं। पहले मीडियम करेंगे, फिर कंप्रेशन रेयरफैक्शन समझ के अपना ये पार्ट पिकअप करेंगे। आपको यहां से ये चीज प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, और फिर हम इसे रिलेट करते हैं। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। पढ़ के आना अच्छे से। बाय बाय।